हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज आपका एसएससी बुलेट पे स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं आईबी एसीआईओ 2025 के क्वेश्चंस जो हमने सीरीज चला रखी है। उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के साथ स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 19845 है और उनका एचसीएफ 63 है, तो उनका एलसीएम बताइए। तो सबसे पहले हमें जो चीज पता होनी चाहिए, एचसीएम इज ऑलवेज एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। एचसीएफ से एलसीएम हमेशा डिवाइड होगा। तो अगर हमें पता करना है कि एलसीएम क्या है, तो आप चारों ऑप्शंस देखकर ये भी पता कर सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो जो 63 से डिवाइड होगा, यानी कि एलसीएम हमेशा इस 63 से डिवाइड होगा। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 63 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 63 का 5 टाइम्स है। इसका जो बेसिक है वो ये है कि दो संख्याओं का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होती है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अगर आपको एलसीएम चाहिए तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 19845 दे रखा है। और एलसीएम की वैल्यू अगर चाहिए तो एचसीएफ 63 को इससे डिवाइड कर देंगे। 63 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 63 3 जा 189, 63 11 बचा, 69 बचा, 63 वन जा और 63 5 जा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 311। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 351 और 358 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि हम इवन नंबर्स को चेक नहीं करेंगे, ऐसे नंबर्स को चेक नहीं करेंगे कि जिनके लास्ट में 5 है। उसके बाद कितना बचता है, तो 351 और 358 के बीच में चेक करना है। तो ना तो 351 लेंगे और ना 358 लेंगे, क्योंकि बिटवीन का मतलब है कि इनके बीच में आने वाले नंबर्स हैं। तो ना ये लेंगे और ना ये लेंगे। इसके बीच में कौन कौन से नंबर है, 352। क्या आप इसे ले सकते हैं, नहीं। तो 353 लेंगे, 354 नहीं लेंगे, 356 नहीं लेंगे, 355 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 355 लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर क्या आएगा, 357 आ जाएगा। तो 353 और 357 में अगर आप देखें तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 और 7 10 और 5 15, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये प्राइम नंबर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ऑप्शंस हैं 1 3 2 एंड 4। इसका मतलब सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 आदमी है जो 14 डेज में 29 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, तो कितने आदमी 2 डेज में 58 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए m1 इंटू d1 अपॉन में w1 इज इक्वल टू होता है दूसरी कंडीशन के आदमी, दूसरी कंडीशन के दिन और दूसरी कंडीशन का वर्क। तो पहली कंडीशन में व्यक्ति कितने हैं, 8 है। पहली कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है, 14 डेज लग रहा है। पहली कंडीशन में वर्क कितना हो रहा है, 29 फीट काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन में मैन चाहिए और डेज कितने लगाने हैं, डेज सिर्फ 2 डेज लगाने हैं। और टाइम कितना, वर्क कितना करना है, 58 करना है। तो इससे ये सीधा सीधा 2 टाइम्स कट रहा है, इससे ये 2 टाइम्स कट रहा है। तो 14 8 जा 112 आपके नंबर ऑफ मैन होंगे दूसरी कंडीशन में। बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैंने 1200 रुपये टू 1200 में दो पतलून खरीदी है। पहली पतलून को 13% के लॉस पर और दूसरी पतलून को 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर ना तो मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो इसमें पहली पतलून का क्रय मूल्य बताना है। तो बड़ी आसान सी बात यह है कि दोनों सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदी है और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर चेक करते हैं। इसका मतलब पहली पर को जो कॉस्ट प्रॉफिट हुआ वो 1200 का 13% लॉस हुआ, दूसरी पर 1200 का 12% प्रॉफिट हुआ। इसको और दो जब पूरा हिसाब चेक किया गया है तो ना प्रॉफिट ना लॉस। इसका मतलब यह है कि पहली का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं पहली का कॉस्ट प्राइस फर्स्ट मान लेता हूं, पहली का कॉस्ट प्राइस सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड, तो पहली के कॉस्ट प्राइस पर जो कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहली के कॉस्ट प्राइस पर लॉस हो रहा है 13% का। पहली के कॉस्ट प्राइस पर 13% का लॉस हो रहा है और दूसरी के कॉस्ट प्राइस पर
12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। लॉस और प्रॉफिट आपस में बराबर है, तभी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट का 13% जो भी अमाउंट बना वो सेकंड के 12% के बराबर है। जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो आ जाएगा वो कैसे निकालेंगे, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, फर्स्ट को सेकंड के नीचे, सेकंड को फर्स्ट के नीचे ले जाइए और 13 को 12 के नीचे ले जाइए, तो ये 13 12 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। आपके हिसाब से दोनों का कॉस्ट प्राइस 25 होना चाहिए और वो जो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2400 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1200 बैठ रहा है, 1200। तो वन की वैल्यू कितनी होगी? तो वन की वैल्यू हो जाएगी 1200 अपॉन 25। कितना बनेगा? तो ये आ जाएगा आपका 48। वन की वैल्यू आ गई 48। तो आपको पहली पतलून का क्रय मूल्य कितना है? 12। तो फर्स्ट का जो क्रय मूल्य है वो 12 है। 12 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 12, वन की वैल्यू अगर 48 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? ये आ जाएगी 576। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी काम को करना शुरू करते हैं, 8वें दिन दोनों काम बंद कर देते हैं और दूसरी टीम आती है डी और ई की, शेष काम 4 दिन में पूरा कर देते हैं। डी और ई ए और बी की संयुक्त गति से काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो डी और बी की कार्य क्षमता है वही एफिशिएंसी आपकी ए और बी की है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डी और ई काम करें या ए और बी काम करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर ए और बी उस काम का 80% यानी कि 80% कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं? तो 8वें दिन काम बंद कर देते हैं और डी और ई ने 4 दिन में काम पूरा किया। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी काम करते हैं तो 8 डेज कम, और डी और ई उसके बाद आते हैं और 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर ए और बी और डी और ई के बराबर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी ने मिलकर ये काम 12 डेज में पूरा किया है। मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी ने इस काम को 12 डेज में पूरा किया है, 12 डेज में। अब टोटल काम एक वर्क अगर 12 डेज में हो रहा है तो इस वर्क का 80% कितने दिन में होगा? तो आप कहोगे कि सर टाइम का भी 80% ले लीजिए, 80 अपॉन 100। तो आप सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 12×8 यानी कि 9.8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 336 मीटर की दूरी 112 सेकंड में, सेम डिस्टेंस का दूसरा चक्कर वो 56 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो एथलीट की एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? 336 के 2 राउंड मारे। टाइम, टोटल टाइम पहले राउंड में 112 सेकंड लगे और दूसरे राउंड में 56 सेकंड लगे, तो इसको लिख सकते हैं 168। ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट। एक व्यक्ति को हर महीने 2750 का वेतन मिलता है और वो अपने इसका 68% बचाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी जो सेविंग है वो 68% है और इनकम में मान लेता हूं 100%, तो उसका जो खर्च यानी कि एक्सपेंस होगा वो कितना होगा? तो इसका एक्सपेंस होगा 32%। अब आपको बताना है कि 32% किसका? 2750 का। तो बस निकाल लीजिए, 2750 का 32% निकालना है, कितना बनेगा? 32 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो इससे ये इतनी बार ये 55 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, तो 110 यानी कि 880 कितना आ जाएगा? 880 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यापारी ने 46 रुपए में 46 प्लेटें खरीदी और परिवहन के दौरान 23 प्लेट टूट गई, 23 प्लेट्स टूट गई हैं। उसने शेष प्लेटें 3.20 रुपीज पर प्लेट के हिसाब से बेच दिया, तो व्यापारी का लाभ कितना होगा? तो सबसे पहले उसका जो कॉस्ट है वो कितना आया है? तो कॉस्ट आया है 46 रुपीज। क्यों? क्योंकि 46 रुपीज में उसने
₹1 पर प्लेट के हिसाब से 46 प्लेट्स उसने खरीदी हैं। जब वो सेलिंग करने गया है तो सेलिंग प्राइस कितना आया है? तो सेलिंग प्राइस, शेष प्लेट उसने 23 प्लेट्स टूट गई थी, तो 23 प्लेट्स बची थी और उन्हें उसने 3.20 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि भाई कॉस्ट से सेलिंग प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट होगा? तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 23 इंटू 2 प्लस 1.2 लिखा जा सकता है। तो ये तो आपका आ जाएगा 46, और ये 23 की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 276, 276 यानी कि 27.6। इसका मतलब 46 तो आपकी कॉस्ट है, जो बचा हुआ है वो आपका प्रॉफिट है, तो आपका प्रॉफिट आ गया कितना, 27.60। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की गति की 5 गुना है। ठीक है, नाव को धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और अनुकूल 36 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जा रही है 36 किलोमीटर और अप स्ट्रीम आ रही है आधी दूरी यानी कि 18 किलोमीटर। इसमें टोटल टाइम लगता है कितना, 5 आवर्स लगते हैं। तो शांत जल में नाव की गति आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं बोट स्ट्रीम की स्पीड मान लेता हूं x। मैंने स्ट्रीम मान लिया कि भाई जो धारा है वो x की स्पीड से चल रही है, तो जो बोट है वो किस स्पीड से जाएगी, तो बोट जाएगी 5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने ये x किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो ये मान लिया 5x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, जब वो 36 किलोमीटर जा रहा है, हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन में अगर स्पीड करता हूं तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। तो 36 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अप स्ट्रीम कवर कर रहा है या डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है। डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6x, प्लस वापस आ रहा है तो 18 किलोमीटर कवर कर रहा है, 18 किलोमीटर कवर कर रहा है, इस टाइम अप स्ट्रीम कर रहा है, तो 5x 5x में से वो x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4x। और टाइम लग रहा है कितना, टाइम लग रहा है आपका टोटल 5 आवर्स। आपको 5x की वैल्यू निकालनी है, नाव की गति निकालनी है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, 12x, 12x करेंगे तो कितना मिलेगा, या आप एक काम कीजिए 12x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। अगर आप पूरी इक्वेशन को 12x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12x से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम कट जाएगा, ये आ जाएगा 72, प्लस इसको 12 यानी कि 354 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60x, यानी कि 5 इंटू 12x। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 5 इंटू 12x, अपॉन में 12 कर देंगे, इधर 5x रहने देंगे, तो ये आ जाएगा 10 10.5 किसकी वैल्यू आ गई, 10.5 5x की वैल्यू आ गई, और 5x ही अपना क्या है, 5x ही अपना नाव की चाल है। तो 10.5 आपका आंसर हो जाता है। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ी बेसिक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक स्कूल में 2000 से कम छात्र हैं, 2000 से कम छात्र हैं। यदि छात्रों को 9, 12 और 20 के समूह में बांटा जाए तो हमेशा 3 छात्र बचेंगे। यदि उन्हें 21 के ग्रुप्स में बांटा जाए तो कोई छात्र नहीं बचेगा। यदि 10 के ग्रुप्स में बांटा जाए तो अधिकतम कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं? तो क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा 2000 से कम नंबर है जिसे 9 या 12 या 20 से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज 3 रिमाइंडर मिलता है। और अगर इसी नंबर को 21 से डिवाइड किया जाए, यानी कि 21 21 21 के पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, तो उसमें हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा या 21 के पार्ट्स में एग्जैक्टली बढ़ जाएगा। अगर आपसे फिर ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो वो छोटे से छोटा नंबर बताओ मुझे, 2000 से 1 कम कितना हो सकता है। दूसरा फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर इसे 10 10 के ग्रुप में बांटा जाए तो वो कितने ग्रुप्स आप एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले 9, 12 और 20 के ग्रुप्स में, तो हमें पता है कि अगर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि 9, 12 और 20 के ग्रुप्स में बांटने के बाद 3 रिमाइंडर बचता है, तो एलसीएम 9, 10, 12 और 20, प्लस इंटू एन
प्लस 3। अब स्मॉलेस्ट चाहिए तो n की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ध्यान दीजिएगा 9, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 20 का अगर मैं एलसीएम देखता हूं तो 60 हो जाएगा। 60 और 9 का अगर मैं एलसीएम देखता हूं तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 180n प्लस। अगर ये 180n प्लस 3 आ गया तो अब इसको, ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि 21 से डिवाइड हो जाए। तो इसे 21 के पार्ट्स में पहले तोड़ देते हैं। 180 को अगर मैं तोड़ता हूं 21, क्योंकि ये तो तोड़ा नहीं जा सकता, इसे ही 21 के पार्ट मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो 21 के मल्टीपल में कैसे? 21 इंटू 8, 168 प्लस 12 इंटू n प्लस 3। अब इसे आगे करते हैं तो ये आ जाएगा, इधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 21 इंटू 8n प्लस 12n प्लस 3। अच्छा, ये पार्ट तो 21 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ये पार्ट 21 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इसमें 21 है। तो आप n की कोई भी वैल्यू रखो, ये पार्ट हमेशा 21 से डिवाइड होगा। ये पार्ट आपको 21 से डिवाइड करना है तो आपको n की कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 21 से डिवाइड हो जाए। तो 1 रखेंगे तो ये 15 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 27 बन जाएगा, 3 रखेंगे तो 39 बनेगा, 4 रखेंगे 51 बनेगा, 5 रखेंगे तो 63 बनेगा। 63 21 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब यह है कि n की जो वैल्यू है आप क्या रख सकते हो? 5 रख सकते हो। अगर n की वैल्यू आप 5 रख सकते हो तो जो आपने नंबर माना है 180 n प्लस का 3, तो वो आपका 21 से भी डिवाइड हो जाए, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब आपका जो नंबर आ जाएगा 180 इंटू 5 प्लस 3, आपका जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 903। अब अगर 903 आपने वो नंबर ले लिया तो अब आप इसे 10-10 के ग्रुप में बांटोगे तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? तो 10-10 के ग्रुप में जरा इसे बांट दो। कितने ग्रुप्स आप बना दोगे? तो आप एग्जैक्ट जो ग्रुप बना दोगे वो 90 ग्रुप बना दो। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 90 ग्रुप्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है। 18 खरीदने पर 3 मुफ्त भी दे रहा है और उसके बाद पूरे लेन देन पर 32% कमा भी रहा है। बताइए, अगर एक ग्राहक को 18 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, वो मान लीजिए एक ग्राहक 18 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? दुकानदार दो तरह के डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट तो ये है कि वो डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा है कि भाई तुम्हें 100 की चीज 12 कम करके 88 में मिलेगी, 100 की चीज अगर 88 में मिलेगी। उसके बाद फिर वो दूसरा डिस्काउंट दे रहा है कि 18 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ। इसका मतलब यह है कि ग्राहक कितने लेके जा रहा है? 21 लेके जा रहा है। उसमें कितने के पैसे दे रहा है? 18 के दे रहा है। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट मिला? 3 का डिस्काउंट मिला। तो पहला डिस्काउंट, अगर मैं एमआरपी की बात करता हूं तो एमआरपी में मान लेता हूं कि मार्क प्राइस उसने एमपी करके ये डाला है। उसके बाद उसने पहला डिस्काउंट दिया 12% का, मतलब 100 की चीज को उसने 88 कर दिया। उसके बाद सक्सेसिव दूसरा डिस्काउंट दिया है कि 18 पर 3 फ्री। इसका मतलब कस्टमर लेके गया है 21 आर्टिकल और इसमें उसने पैसे कितने के लिए हैं? 18 के लिए हैं। इसका मतलब ग्राहक को 21 दे रहा है और पैसे 18 के ले रहा है। इसको जरा आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि 21 के रेट को 18 का रेट बना के दे रहा है। मतलब 21 उसकी जेब से गए और पैसे वो कितने के ले रहा है? 18 के ले रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 21 को उसने 18 बना दिया। पहले उसने 100 को 88 कर दिया, फिर 21 की जगह 88 पैसे। अब देखो, इस तरह से आप इसे समझ सकते हो कि एक एमआरपी था, एक एमआरपी पर 12% का डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब यह है कि 100 की चीज को उसने 12 कम कर दिया और 100 की चीज की जगह 88 के पैसे ले रहा है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि अब वो 3 फ्री दे रहा है। इसका मतलब यह है कि 21 की चीज, मतलब 21 दे रहा है और उस पैसे कितने ले रहा है? 18 के। इसका मतलब यह है कि 21 को 18 बनाकर बेच रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। ये इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस पर अब भी उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 32% प्रॉफिट हो रहा है। तो कोस्ट प्राइस पर अब भी 32% प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं 100 से 132। ये सब करने के बाद भी उसे कोस्ट प्राइस से 32% ऊपर मिल रहा है। मतलब कोस्ट प्राइस का 132% उसे अब भी मिल रहा है।
सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 22 से 4 टाइम्स, 22 से 6 टाइम्स, 22 से 2 और 3, ये आ जाएगा आपका 6। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, यहां आ जाएगा कितना 2 और यहां आ जाएगा 7। तो एमपी और सीपी एक तरफ लिख लो, ये 7 उधर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, आमने सामने जाएंगे तो ये 7 ऊपर और जो यहाँ ऊपर बचा हुआ है 4 नीचे। अब आप बताओ कि अगर मैं मार्क प्राइस 7 है तो इसके रेस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। कितना बढ़ाकर लिखा है, तो आप कहेंगे कि 3 बढ़ाकर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीज परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज कितना इंक्रीज किया है। अगर 4 पर 3 बढ़ाया है, आप इसे यहां से भी चेक कर सकते हो कि अगर मैं 4 को 100 बनाता हूं, अगर मैं 4 को 100 बनाता हूं तो 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसे भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 100 की चीज को, 100 की चीज को वो 175 बनाकर बेच रहा है, तो 75% का इंक्रीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य, 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य पर 10.5 और 20.25 की सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, तो अंतिम बिक्री मूल्य कितना होगा। तो 1 लाख रुपए की चीज है, तो सबसे पहले 10.5% चेक कर लो। 10.5% इसको लिखा जा सकता है, 10.5 का मतलब है 21/2, परसेंट की जगह अपॉन में 100, यानी कि 200 पर 21 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं तो 20.25%, 20.25% इसका मतलब यह है कि 21/4, और आगे करेंगे तो 81/4, और परसेंटेज की जगह अपॉन में 100 कर देंगे, तो परसेंटेज की जगह अपॉन में 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 81/400। इसका मतलब ये है कि पहले केस में अगर चीज 200 की थी तो उस पर 21 का डिस्काउंट दिया गया, दूसरे केस में अगर चीज 400 की थी तो उस पर 81 का डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है वो मार्क प्राइस था 1 लाख रुपया, उसके बाद फिर इसे 200 से 21 डिस्काउंट देने के बाद 179 में बेचा गया। सक्सेसिव डिस्काउंट दूसरा है 400 से, फिर इसे 81 कम करके कितना कर दिया गया, 319 कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये करने के बाद आपको बताना है कि अंतिम बिक्री मूल्य कितना है। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला तो बेसिक तरीका है कि भाई आप इसे गुणा भाग कर लीजिए, वो अलग चीज है। दूसरा है कि आप इसका डिजिटल सम ले लीजिए। डिजिटल सम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 376.25, 37625, यानी कि 376.25 आपका चारों ऑप्शंस में है। यहाँ 74, 71, 73 और 72 है। इसका मतलब इसका डिजिटल सम चारों ऑप्शंस का अलग अलग आएगा। तो एक बार आप डिजिटल सम चेक कर लीजिए, डिजिटल सम आपका कितना बनेगा। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आ, फिर आपका आ जाएगा, हाँ ये आपका 5 टाइम्स हो गया। ये छोड़ो इसको, एक काम करते हैं, ये नीचे 8 आ गया, 8 को आप ऐसा डिजिटल सम बना लीजिए जो 9 से डिवाइड करने के बाद 1 आ जाए। तो 8 8 जा कितना 64 होता है। तो हम इसे कर सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई नीचे और 8 से मल्टीप्लाई ऊपर। अब इसका ऊपर डिजिटल सम कितना हो गया पता नहीं, नीचे डिजिटल सम 1 हो गया। ऊपर का डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 8, उसके बाद यहाँ कितना 4, और उसके बाद यहाँ कितना 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32, 32 का डिजिटल सम 5, और 5 8 जा 40, 40 का डिजिटल सम कितना 4। तो इसका मतलब यह है कि इसका डिजिटल सम हो गया 4। अगर इसका डिजिटल सम 4 हो गया तो सब ऑप्शंस में देखें जरा डिजिटल सम 4 कहाँ है। तो 7 4, 7 4 11 2 और 3 5, 5 7 12 और 6 18, इसका मतलब 0 हो गया। और 2 और 5, इसका डिजिटल सम बन रहा है 7, इसका डिजिटल सम है 7, इसका 7 and 3 10 11 18 6 और
8 और 5 13, इसका मतलब इसका डिजिटल सम बन रहा है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, तो 7 3 10 3 13 4 9 हटाते चले जाएंगे, 4 + 7 11 2 8 8 + 2 1, वो इसका डिजिटल सम बन रहा है 6। तो इसका मतलब यह है कि सभी के डिजिटल सम अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब यही आपका क्या है, आंसर है। अब अगर मैं इसे बेसिक से करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, तो बेसिक तरीका यह है कि 1 लाख है इंटू 179 इंटू 319 अपॉन कितना, अपॉन है 200 इंटू 400। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ये खत्म हो गए। तो उसके बाद फिर आपका ये आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 179 की 319 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिए 179 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 319 से। वन लाइन में कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 81। 81 का 1 कैरी आपने 8 ले लिया, पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 9 और 9 की 7 से और 9 की 1 से, यानी कि 9 की 8 से मल्टीप्लाई होगी 72। 72 + 8 80। 80 का 0 आ गया, कैरी अब भी 180 है। उसके बाद तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 9 की 1 से 9, 9 की 3 से 27 और 9 36, 36 + 7 की 1 से होगी, कितना आ जाएगा 43। 43 43 + 8 51। 51 का मतलब है 1, कैरी अब की बार हो गया 5। उसके बाद फिर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जब इन दोनों की होगी तो 21 + 1 22, 22 + 5 27, 27 का 7, कैरी इस बार आ जाएगा 2। और उसके बाद 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3, 3 + 2 कितना 5, तो 5 7 101 इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो 5 7 101 और एक ये और है, तो ये आपका ये आ गया, और नीचे क्या आ गया 8 आ गया। अब जब आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 1 बचा, 8 1 ज़ा 71। उसके बाद 71 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो 71 से ये ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसे प्रॉपर डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा आपको ये मिलता चला जाएगा। क्लियर है इतना, तो आप इसे बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोपाल के 12 पेपरों में 12 पेपर्स में एवरेज है, जो एवरेज नंबर हैं वो कितने, एवरेज मार्क्स हैं वो 83 हैं। 2 पेपर्स में हाईएस्ट मार्क्स और 3 पेपर में लोएस्ट मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दिया जाए तो शेष पेपर्स का जो एवरेज स्कोर है वो 89 है। हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस है 39। यदि हाईएस्ट 2 मार्क्स कम हो जाए और लोएस्ट पर पेपर 6 मार्क्स ज्यादा हो जाए, तो अब जो नया औसत होगा वो कितना होगा। अब उसने पहली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, पहली लाइन में उसने इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद फिर दूसरी लास्ट लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो बीच की सारी लाइन है वो बिल्कुल बेकार है, आपसे सीधा सीधा कह रहा है कि भाई 12 पेपर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है 83 है, और उसके बाद फिर हाईएस्ट और लोएस्ट हैं, 2 हाईएस्ट हैं और 3 लोएस्ट हैं। हाईएस्ट को 6 2 कम कर दिया गया और लोएस्ट को 6 बढ़ा दिया गया, तो अब उसके बाद पेपर्स का औसत कितना होगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर मैं हाईएस्ट कितने हैं 2, हर एक को 2 का माइनस कर देता हूं, तो मैंने 2 माइनस कर दिया। लोएस्ट कितने हैं 3 है, हर एक को 6 का एक्स्ट्रा कर देता हूं तो कितना हो गया। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 18 एक्स्ट्रा मिला, यहाँ 4 कम मिला, तो इसका मतलब यह है कि 14 एक्स्ट्रा मिल गया। पहले वाले टोटल मार्क्स से दूसरा वाला टोटल मार्क्स कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि हाईएस्ट 2 पेपर्स में हर एक पेपर में 2 कम हो गया, लोएस्ट 3 पेपर्स में से हर एक पेपर में 6 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ 18 ज्यादा, यहाँ 4 कम, तो इसका मतलब 14 एक्स्ट्रा मिला। अगर 14 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप बताइए कि पेपर है एवरेज है उसका कितना 83, 83 एवरेज है। अब 14 टोटल में एक्स्ट्रा हो गया, तो एवरेज में कितना एक्स्ट्रा होगा, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो नया एवरेज आ जाएगा आपका कितना 83 1 1/6।
यानी कि 84 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 1 इसमें ऐड कर देंगे और 1/6 आपका आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले यानी कि 3 इयर्स पहले और 2 इयर्स पहले की जनसंख्या में डिफरेंस कितना होगा? अगर वर्तमान जनसंख्या 370 लाख है और प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। ध्यान दीजिए 25%। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका होता है 25% इज इक्वल टू 1/4। 1/4 इसका मतलब यह है कि अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन 4 थी तो इसके रेस्पेक्ट में कितनी बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है। 1 बढ़ रही है तो इसका मतलब 4 से कितना हो रहा है? 4 से हो रही है 5। 1 ईयर में 4 से 5 हो रही है तो 2 ईयर में 4 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर होगी और 3 ईयर में 4 के क्यूब से 5 का क्यूब होगी। तो अगर मुझे 3 ईयर्स बैक जाना है या 3 ईयर्स एडवांस करना है तो मैं 5 का क्यूब नंबर्स मान सकता हूं या 4 का क्यूब नंबर मान सकता हूं। तो अगर मुझे बैक करना है तो मुझे 5 से स्टार्ट करके 4 की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं नाउ की जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है उसे मैं कितना मान लेता हूं? 5 का क्यूब मान लेता हूं। 5 का क्यूब कितना होगा? तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। प्रेजेंट पॉपुलेशन मैंने 125 मान ली और इसको मैं कितना कम कर रहा हूं? -1 ईयर, 1 ईयर पहले, -2 ईयर 2 साल पहले और -3 ईयर यानी कि 3 ईयर पहले। तो अगर मैं इसे 25% बढ़ रही है तो 25% का मतलब है ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा। भाई ध्यान दो, ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 4। आपको 5 से 4 करना है तो इसका अगर मैं 5/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? इसका 5/4 करूंगा तो 100, इसका 5/4 करूंगा तो 80 और इसका 5/4 करूंगा तो कितना? 64। मतलब अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 125 है तो 1 ईयर पहले कितना होगा? 1 ईयर बैक की 100 होगी, 2 ईयर बैक की 80 होगी और 3 ईयर बैक की कितनी होगी? 64 होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वो ये भी आपसे कह रहा है कि 2 ईयर्स और 3 ईयर्स की डिफरेंस पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस कितना है? हमारे हिसाब से कितना? 16। ये डिफरेंस 16 है। हमारे हिसाब से टोटल पॉपुलेशन अब की कितनी है? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 125। मतलब 125 की वैल्यू हमें पता है 3,70,000 है और 16 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा? 3,70,000 को 125 से डिवाइड करना है तो 1 की वैल्यू निकल आएगी और 16 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको अब 125 से डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है, मुझे पता है कि 1000 जो है 125 से 8 टाइम डिवाइड होता है तो इसे आप 8 टाइम डिवाइड। अब आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो सिर्फ ये होगी। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन ये हो गई तो अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए बस। 370 इंटू 8 इंटू 16। अगर मैं डिजिटल सम निकालता हूं तो 3 7 10, 10 का मतलब है 9 हटा देंगे इसमें से, इसका डिजिटल सम कितना आया? 1 आया, इसका डिजिटल सम 8 आया और इसका 7 आया। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 56 आ जाएगा। 56 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? ये डिजिटल सम आ जाएगा 2। अब देख लीजिए जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। 4 4 6 10 16 17। नहीं जी, डिजिटल सम 2 चाहिए, नहीं है। 11 और 6 17 320, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें से 18 हटा देंगे तो उसके बाद फिर अब इस पर आ जाइए। 4 7 7 1 0, तो 11 2 9, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। 4 6 8 1 0, जब इसे चेक करेंगे तो 4 6 10, 10 में से 9 हटाया तो 1 बचा। 1 और 8 9, 9 खत्म हो गया, फिर 1, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 47360 आपका आंसर होगा। अगर मैं आपसे दूसरी बात भी कहता हूं कि ये डिजिटल सम से भी अगर आप आंसर नहीं निकाल सकते तो आप एक और लॉजिकल अप्रोच लगा सकते हैं, वो ये कि सर 8 और 16, इसका मतलब यह है कि नंबर 8 16 से डिवाइड होना चाहिए जो भी आंसर होगा। तो जिस नंबर के लास्ट में 10 है क्या वो 8 से डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है सिर्फ एक ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड होने वाला है। सर मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन करना चाहता हूं। तो कैलकुलेशन हम करेंगे, सबसे पहले 16 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 16 7 112 यानी कि 2, 11 कैरी हो गया 48,
48 प्लस 11 कितना 59, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 यानी कि 40,000 7200 और 47,200 47,360, इसका आंसर आ जाएगा 47360। अपना आंसर बना 47360। बहुत आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी टेंथ इनिंग्स में 97 रन बनाता है और उसके एवरेज में 2 रन क्या इंक्रीज हो जाता है, तो बताइए 10th पारी के बाद उसका एवरेज कितना होगा। बड़ा आसान सा सवाल यह है कि वो 10th पारी में सपोज उसने बनाए हैं 97 रन। अब इस 97 रन में क्या है, सपोज उसने एक तो उसके ने नया एवरेज मेंटेन किया, एक तो उसने नए एवरेज के साथ कंप्लीट किया। वो ये कहता है कि भाई मैं अपने आप नए एवरेज के साथ जाता हूं, वो एवरेज बढ़ा रहा है, कुछ बढ़ा रहा है। वो ये कहता है कि मैं अपने आप नए एवरेज के साथ जाता हूं और उसके बाद जब नए एवरेज के साथ जाता हूं उसके बाद कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, इतना एक्स्ट्रा बच रहा है कि बाकी बचे हुए 9 को, बाकी बची हुई 9 इनिंग्स को, 9 इनिंग्स को वो 2 एक्स्ट्रा दे देता है। तो 9 इंटू 2, इसका मतलब यह है अपने आप नए एवरेज पर फिक्स होने के बाद भी उसके पास 18 एक्स्ट्रा बचता है। इसका मतलब यह है कि जो नया एवरेज कितना है 97 माइनस 18 कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपका 79। 79 अपना नया एवरेज। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली टंकी को भरने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो है वो 9:4 है। पाइप सी पूरी टंकी को खाली करने में 1 घंटा लगाता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में 1.5 आवर्स लगते हैं। ए और बी एक ही समय पे खोले जाते हैं और 24 मिनट के बाद सी को खोल दिया जाता है, तो तीनों पाइपों द्वारा शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ए और बी द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो इतना है, जब ए और बी की इंडिविजुअल कहीं वैल्यू चेक ही नहीं कराई गई है तो ये तो चीज आपकी किसी काम की है नहीं, ये किसी काम की नहीं है। अगर ये किसी काम की नहीं है तो आप सीधा सीधा ए प्लस बी की ज्वाइंट इफिशियंसी की कंपैरिजन सी के साथ करेंगे। तो ए प्लस बी की बात करते हैं। अगर ए सी पूरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगाता है, 1 आवर लगाता है। सी पूरी टंकी को खाली करने में 1 आवर लगाता है, मैं इसे 60 मिनट कह देता हूँ। कितना कह देता हूँ, 60 मिनट में पूरी टंकी खाली। अगर ए प्लस बी प्लस सी को खोल दिया जाए तो 90 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। मैं ये मान लेता हूं टंकी है अपनी 180 लीटर की, 180 यूनिट की आपका टैंक है। अगर टैंक आपका 180 यूनिट का है तो ये 3 यूनिट पर मिनट खाली कर रहा है और ये 2 यूनिट पर मिनट भर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो माइनस कर रहा है और फिर भी तीनों के खुलने के बाद ये आपका प्लस हो रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू -3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि सर ये 5 यूनिट पर मिनट या 5 लीटर पर मिनट पानी इसमें भर रहा होगा, तभी 3 यूनिट पर मिनट पानी ये निकाल रहा है, तभी जाकर आपका 2 यूनिट पानी पर मिनट इसमें भरा जा रहा है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि ए प्लस बी मिलकर 5 लीटर पर मिनट पानी भर रहे हैं और ये 3 लीटर पर मिनट पानी निकाल रहा है। और जब तीनों एक साथ भर रहे हैं तो 2 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी से या रेट से पानी टैंक में भरा जा रहा है और इसी हिसाब से टैंक भर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि 24 मिनट तक ए और बी खोल दिए जाते हैं। तो 180 लीटर का टैंक, अगर 24 मिनट के लिए ए और बी खोल दिए जाते हैं तो आप मुझे बताओ कि 24 मिनट ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी मैंने 24 मिनट के लिए खोल दिया, 24 मिनट, तो कितना भरेंगे, तो 24 इंटू 5 यानी कि 120 भर देंगे। तो कितना बचा, लेफ्ट आपका बचा कितना, हम कहेंगे कि सर बचा 60 लीटर। अब 60 लीटर को कौन मिलकर भरेंगे, बचा हुआ टैंक कौन मिलकर भरेंगे, तो 60 लीटर को भरेंगे ए प्लस बी प्लस सी। किस इफिशियंसी के साथ, 2 इफिशियंसी के साथ। तो 60 को अगर 2 इफिशियंसी के साथ भरना है तो कितने मिनट में भर देंगे, बचा हुआ टैंक 30 मिनट में भरा जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल है। अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब से 2 वर्ष पहले ए बी सी की जो एवरेज एज थी वो इतनी थी, -2 ईयर। तो मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी,
अच्छा 2 साल पहले -2 ईयर, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना था? तो एवरेज कितना था? तो हम कहेंगे कि सर 23। एवरेज कितना था? ए प्लस बी प्लस सी, 2 साल पहले एवरेज था 23। अच्छा इन 2 साल जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इन 2 साल में इसकी एज भी 2 बढ़ेगी, इसकी भी 2 बढ़ेगी और इसकी भी 2 बढ़ेगी, इसका मतलब एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। तो अब इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 25 इंटू 3 यानी कि 75। क्योंकि एवरेज अगर 25 है तो टोटल के लिए 25 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 75 ईयर्स। अब वो कह रहा है कि 2 साल बाद ए और सी की एवरेज एज 14 है। अगर 2 साल बाद 14 है तो ए और सी की जो प्रेजेंट होगी वो कितनी होगी? तो प्रेजेंट का मतलब है इसमें से 2 साल कम कर दो तो प्रेजेंट होगी 12। अगर ए और सी की प्रेजेंट एज एवरेज 12 है तो ए और सी की टोटल एज कितनी होगी? तो 12 का डबल कितना? 24। तो आपसे पूछ रहा है कि अब से 7 साल बाद बी की आयु कितनी होगी, तो इसमें से निकाल देंगे तो ये 51 ईयर आएगा। 51 ईयर बी की प्रेजेंट एज होगी। कितनी होगी? बी की प्रेजेंट एज होगी। अगर ये बी की प्रेजेंट एज है तो 7 ईयर्स के बाद यानी कि आफ्टर 7 ईयर्स ये कितना आ जाएगा? 58 ईयर्स आ जाएगा। तो बी की कितनी आ जाएगी? 58 ईयर्स। आगे बढ़ेंगे। एक संगठन में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है 7:4। 5% महिलाएं हैं और 12% पुरुष कार्यकारी श्रेणी में है। कार्य कार्यकारी अधिकारियों में से 40% और 25% महिलाएं और पुरुष पेशेवर रूप से योग्य हैं। तो हमें बताना है कि संगठन में कुल कर्मचारियों में गैर पेशेवर महिला अधिकारियों का प्रतिशत कितना? तो सबसे पहले मेल और फीमेल की बात करेंगे। तो मेल और फीमेल टोटल किस रेशियो में है? 4 और 7 के रेशियो में। यानी कि मेल 7 हो गए, उसके रिस्पेक्ट में फीमेल कितनी होगी? 4 हो गई। अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इस 7 का 5% फीमेल है और 12% क्या है? बाकी सारे नॉन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि संगठन के कुल कर्मचारियों में संगठन के टोटल प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स में कुल कर्मचारियों में गैर पेशेवर महिलाओं का कितना होगा? तो ये 40% महिलाएं हैं और ये 25% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं। तो अगर ये प्रोफेशनल की बात कर रहे हो, प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल है आपका 40% पुरुष और 25% पुरुष और 40% फीमेल। अच्छा नॉन प्रोफेशनल कितने होंगे? तो ये 40% है तो ये कितना होगा? 60%। बस आपको निकालना है कि अगर फीमेल की टोटल परसेंटेज निकालनी है तो फीमेल कितनी है? तो अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल कितनी है? तो फीमेल आउट ऑफ 11 4 फीमेल। फीमेल कितनी है? आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल अगर एम्प्लॉयज 11 है तो इसके रेस्पेक्ट में फीमेल कितनी है? 4 है। उसके बाद भी इसका 5%, 5% को आप लिख सकते हैं 100 में से 5 क्या है? एग्जीक्यूटिव है। और इसका भी 60% क्या है? इसका भी 60% क्या है? नॉन प्रोफेशनल। बस ये परसेंटेज आपको निकालनी है। इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज बनाओ। टोटल एम्प्लॉयज हो गए आपके 11। 11 में से फीमेल हो गई कितनी? 4। आउट ऑफ 11 4 आपके टोटल एम्प्लॉयज हो गए। उसके बाद इन 4/11 एम्प्लॉयज में से यानी कि फीमेल्स में से सिर्फ 5% एग्जीक्यूटिव है। 5% एग्जीक्यूटिव ले लिया यानी कि आउट ऑफ 100 इसका आउट ऑफ 100 5 आपका एग्जीक्यूटिव है और इसमें से आउट ऑफ 100 60 आपका नॉन प्रोफेशनल है। बस इसको परसेंटेज बना लिया। परसेंटेज बनाया तो 100 से 100 कट गया। ये आपका 3 और ये आपका 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया 12/11
सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.1 समथिंग आ जाएगा, 1.1 समथिंग। तो 1.1 समथिंग आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दौड़ में एक एथलीट 324 मीटर 324 मीटर की डिस्टेंस 108 सेकंड में, सेम डिस्टेंस 54 सेकंड में करता है। एवरेज स्पीड हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक विक्रेता दो वस्तुएं एक्स और वाई 2000 पर वस्तु की दर से खरीदता है। यदि वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है और एक्स को 44% डिस्काउंट पर, अच्छा एक्स को 44% और 37% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट देकर बेचता है तो 989 रुपीज का लाभ फिर भी उसको होता है। यदि वाई को वो 64% का डिस्काउंट देकर, एक मोस्ट डिस्काउंट देकर बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत कितना है। सबसे पहले वो एक्स की बात करे या वाई की बात करे, बात दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स की बात करो तो वाई की बात हो रही है और वाई की बात करो तो भी एक्स की बात हो रही है। चलिए, तो अगर मैं 2000 की बात करता हूं तो 2000 पर 989 का प्रॉफिट हो रहा है। सपोज मैं एमपी मान लेता हूं, ये मैंने एक्स पर जो एमपी माना वो ये मान लिया। अब उसके बाद वो दो डिस्काउंट देता है। सबसे पहले 44% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 44, इसका मतलब चीज को उसने 100 की चीज को 56 करके बेचा। उसके बाद दोबारा 37% का और डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की चीज को उसने 100 माइनस 37 यानी कि 63 करके बेचा। अगर 63 करके बेचा तो यहां अब उसे तो भी प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1989 का। इसका मतलब यह है कि ये तो उसका कॉस्ट प्राइस था और ये उसका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2989। ये उसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि यहां उसे 2989 उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो ध्यान दीजिए, एमपी पर इतना सब डिस्काउंट देने के बाद भी उसे इतना मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो 7 8 जा 56 और 7 कितना बनेगा? 7 ये आ जाएगा, 7 4 जा 7 2 जा और 7 7 जा, ये भी 7 7 जा और ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं एमपी की बात करता हूं तो मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस आ जाएगा 61 इंटू 100 अपॉन में कितना? 70। 8 9 जा 72। अब इस मार्क प्राइस पर 64% का डिस्काउंट दिया जाना है। इसी मार्क प्राइस पर अगर 64% का डिस्काउंट दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि मार्क प्राइस को 36% कर दिया जाएगा। अगर मैं इसका 36% कर दूं तो यहां भी 36 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से 100 कैंसिल, ये आपका 2 टाइम्स और ये आपका 50 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 3500। 3500 में चीज बिकेगी अगर एमपी पर 36%, एमपी के 36% पर बेची जाए या 64% के डिस्काउंट पर बेची जाए। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो अगर 2000 ध्यान दिया जाए तो 2000 की चीज कितने में बिक रही है? 3015 में, तो कितना आ जाएगा? 1050। 1050 मतलब 2200 पर 105 का डिस्काउंट, तो 100 पर कितने का डिस्काउंट आ जाएगा? 52.5% का डिस्काउंट आ जाएगा। कैसे? आप चेक कर लो। 2000 प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 2000 1050 इंटू 100%। इससे ये सॉल्व कर रहा, एक जीरो यहां से चला गया और ये कितना बचा? 105 बटे 2, 105/2 कितना आ जाएगा? 52.5%। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 18 क्यूब प्लस 36 18 स्क्वायर प्लस 54 12 स्क्वायर प्लस ये। हमें पता है a प्लस बी का अगर आप फार्मूला देखेंगे क्यूब का तो आपको कितना मिलेगा? a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 18 का क्यूब है, फिर 12 का भी क्यूब आपको मिल रहा है, फिर 3 इंटू 12 इंटू 18 का स्क्वायर,
और 3 इंटू 18 इंटू 12 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 18 प्लस 12 का क्यूब है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 18 प्लस 12 और इसका क्यूब, और इसके ऊपर पावर क्या है, 2/3। अगर इसके ऊपर पावर 2/3 है तो मैं इस पावर को क्या कर सकता हूँ, इस पावर को यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये 2। अब नीचे ऑपरेशन करते हैं। 3375 का अगर मैं क्यूब रूट करता हूं तो मुझे पता है कि ये 15 का क्यूब होता है, ये 16 का क्यूब होता है, और इसका क्यूब रूट होता है 40। तो कितना बनेगा, ये आ जाएगा 30, 30 का स्क्वायर अपॉन 30 प्लस 45, यहां आ जाएगा 900, यहां आ जाएगा 45। आंसर आ जाएगा कितना, 20। क्लियर है। चलिए, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।